मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरे भाई लोग अनपढ़ थे, मेरे पास पड़ोस के लोग भी अनपढ़ थे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमको पढ़ाई करना, किसी भी हालात में हमको पढ़ना। तो बाजरा काट के खेतों में काम करके तब मैं उस बुक को खरीदी। तो वहाँ का टीचर ने कहा हमको कि आप लड़की होके अब मैथ पढ़ रही। तो हमने कहा क्यों सर, क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या मेरे मस्तक में लिख गया कि होम साइंस पढ़ें? क्या मुझे ही रोटी बेलना है, पुरुष नहीं बेल सकता? तो कुछ मनचले लोगों ने हमें छेड़खानी के निगाह से देखने लगे कि इस लड़की को जिस दिन छेड़ देंगे उस दिन ये लड़की घर के अंदर हो जाएगी। अगर मैं आज चुप हो जाती हूँ तो। मेरा नाम संगीता देवी, पिताजी का नाम श्री रामपाल, ग्राम तैयापुर मंगौरा, पोस्ट करारी और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी की मैं मूल निवासिनी हूँ। मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और जो मजदूरी से पैसा मिलता था उसी से पालन पोषण हमारे परिवार का होता था। मेरे 3 भाई बड़े हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि सरकार प्राइमरी स्कूल में 8 तक निःशुल्क शिक्षा देती है, तो मेरे भाई लोग 8 तक पढ़कर और प्राइमरी तक निःशुल्क शिक्षा मिलती थी तो बंद कर दिए, क्योंकि पैसा मेरे पिताजी के पास नहीं था। मेरे पिताजी का कहना था कि हम अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनका पेट पालने, कपड़ा पहनाएं कि हम पढ़ाई करवाएं, क्योंकि मेरे पास फीस देने का पैसा नहीं है। मैं भी कक्षा 8 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने कहा आप भी बंद कर दो, क्योंकि मैं फीस आपको पूरा नहीं दे पाऊंगा, कम से कम 5 बच्चों का पालन पोषण कर लूँ, उनका पेट पाल लूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरा एक भाई 16-17 वर्ष का था, वो दिल्ली कमाने चला गया, क्योंकि स्थिति हमारी गड़बड़ थी परिवार की। एक दिन उसने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा अपने पिताजी। मेरे पिताजी, क्योंकि हम प्राइमरी के पढ़े थे इसलिए हम लेटर नहीं पढ़ पा रहे थे उतना, मेरे पिताजी ने दूसरे के यहाँ जाके लेटर पढ़वाने गए। तो मेरे दिमाग में ये लगा कि अगर हम आज पढ़े होते तो मैं अपने भाई का लेटर पढ़ सकती, इसमें मेरे भाई ने क्या बताया, क्या लिखा है। हम वो पंडित जी जाके वहाँ बाँचे, हमारे पिता को बता दिए। हमें नहीं पता है कि इस लेटर में मेरे भाई ने मुझे कपड़ा भेजवाना है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा संदेशा दिया है या कुछ पैसे भेजे हैं। तो इस तरह मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमको पढ़ाई करना, किसी भी हालात में हमको पढ़ना। तो मैंने वहीं से अपनी शिक्षा के लिए ठान लिया कि 8वीं तक तो मैंने पढ़ लिया, अब कुछ बड़ी हो गई हूँ तो कुछ काम करके मैं उससे पैसा अर्जित कर लूँगी जिससे मुझे पढ़ाई के लिए होगा। तो मैं जब कक्षा 9 में पढ़ाई के लिए नामांकन करवाया तो मैं 1 महीने पहले से तय कर लिया था कि जुलाई में नामांकन होना है तो कुछ मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरों के खेत में जाके काम करके उस पैसे को अर्जित किया कि नामांकन में मुझे 9वीं क्लास में पैसे की ज़रूरत। तो जुलाई के महीने में नामांकन करवाया और नामांकन करवाने के बाद आपको बता दें सर कि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा ट्रेंड थी। तो मेरे पास बुक नहीं रहती थी, पैसे नहीं होते थे तो मैं बुक नहीं खरीद पाती। तो मैं दूसरे बच्चों को इतना मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ रखती थी कि वो बच्चा मुझे किताब दिखा देगा तो मैं उसके किताब में पढ़ लूँगी, तब मैं उस बच्चे को बताऊँगी। बच्चा जो बगल का मेरा रहता था तो वो सोचे कि दीदी को मैं दिखा दूँ जिससे मुझे ये बता देगी। तो मैं इस तरह बच्चों को अपने संगत में रखती थी अपने साथ कि इनकी बुक रहेगी, मैं पढ़ूंगी और इनको बताऊंगी, इनका हेल्प करूंगी। इससे बच्चे मुझे किताब दिखा देते थे। मेरे पास बुक लेने की किताब वो पैसे नहीं थे। मैं एक दिन 9वीं कक्षा की बुक नहीं थी और टीचर ने मुझे मारा तो मैं दूसरे खेत में बाजरा काट के पड़ोसी के, और काव्यांजलि की पुस्तक, हिंदी की काव्यांजलि पुस्तक है, उसको मैंने बाजरा काट के खेतों में काम करके तब मैं उस बुक को खरीदी और उस बुक से पढ़ाई शुरू की। और जो बुक मेरे पास नहीं रहती थी तो मैं बगल वाले लड़कों से ले लेती थी, पेन ले लेती थी, बुक ले लेती थी, उससे मैं पढ़ाई की। जब 9वीं के बाद मैं 10वीं क्लास में गई तो मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरे भाई लोग अनपढ़ थे, मेरे पास पड़ोस के लोग भी अनपढ़ थे, तो मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है। तो मैंने अपने से चुना कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है। और लड़कियों के लिए कंपलसरी था गृह विज्ञान, मैंने मैथ लिया, क्योंकि सुनती थी मैं कि मैथ पढ़ने से आगे हमको बढ़ना है, होम साइंस लेके क्या करेंगे, तो मैं गणित ले लिया। और जब मैं विद्यालय में गई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ का टीचर ने कहा हमको कि आप लड़की होके अब मैथ पढ़ रही। तो हमने कहा क्यों सर, क्या हमारा अधिकार नहीं है मैं लड़की नहीं पढ़ सकती? क्या मेरे मस्तक में लिख गया कि होम साइंस पढ़ें? क्या मुझे ही रोटी बेलना है, पुरुष नहीं बेल सकता, पुरुष नहीं कर सकता? हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम गणित नहीं पढ़ सकते? तो उसने हमको व्यंग मारा कि देखते हैं कि कितना नंबर आप लाती हो, लड़कों की अपेक्षा आप बराबरी करती हो, कह रहे हो कि लड़के पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं हम कितना नंबर लाती हो। हमने उसको ठान लिया। ठानने के बाद जब मैथ का सब्जेक्ट आया और एक
सवाल दिए टीचर साहब ने, और टीचर को भी नहीं पता था कि इस सवाल को किस तरह हल करना है। तो हम घर में जाकर उस सवाल को हल किए सूत्र के अनुसार। दूसरे दिन बच्चों को बैठाए, हमने टीचर से पूछा कि टीचर साहब इस सवाल को बताइए, क्योंकि मैं घर से सॉल्व करके गई थी। मुझे एकदम विश्वास था कि मेरा सवाल सही है, अब वो मूलधन मिश्र धन वाला सवाल था। तो मैंने कहा सही, टीचर को मैंने खड़ा करवाया बोर्ड पे और मैंने कहा सर ये वाला सवाल हमको आप बताइए। टीचर साहब को नहीं आया तो हमने कहा कि हम सर बता रहे हैं। अब जब हमने उस सवाल को सॉल्व किए तो टीचर साहब ने हमको 2 डंडे मारे। मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि हमारी बेइज्जती हो गई, और 2 डंडे मार के बैठा दिए कि आपको होम साइंस पढ़ना है और देखते हैं आप कितना नंबर लाओगी। फिर सर वो डंडे खा के मैंने बहुत सोचा कि अब हमको अच्छा नंबर लाना है, सारे बच्चों से अच्छा नंबर, क्योंकि टीचर ने हमको 2 डंडे मारा। फिर जब एग्ज़ाम हुआ सर तो मैं अच्छे नंबरों से मैथ के सब्जेक्ट में मेरा सबसे सारे बच्चों से अच्छा नंबर आया। उस नंबर को लेके मैंने टीचर से कहा कि टीचर साहब ये आपका जो डंडा खाया है मैंने, उसकी सफलता है। उसको मैंने दिखाया रिजल्ट को, मास्टर साहब नतमस्तक रहे। उसके बाद 11वीं में मैं जब पढ़ी, इसी तरह मैं मजदूरी करती रही। मेरे पिताजी के पास एक भी कपड़े नहीं थे। एक कपड़ा वो जो लुंगी वाला रहता था उसको आधा सुखा लेते थे, आधा पहनते थे सर। इस तरह की स्थितियों में पढ़ी थी। और उसके बाद मैं 11वीं क्लास में जब गई तो नामांकन भी करवाया मजदूरी करके, और दूसरे लोगों से काम की तलाश के लिए बोलती भी रही कि कहीं यदि हमको काम मिल जाए तो उससे परमानेंट कुछ हमको पैसा मिलेगा, जिससे मेरे परिवार में भी कुछ खर्च होगा और मेरे पढ़ाई मेरी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है उस पैसे से। तो मैंने एक दिन दूसरे पड़ोसी कहीं काम करता था, यही जो हम आज द्वा विकास एवं उत्थान समिति संस्था में काम कर रहे हैं, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति अजय सिंह नाम का काम कर रहा था। तो वहीं वो कार्यकर्ता काम कर रहा था। मैंने उससे कहा कि आपकी अगर संस्था में काम है कुछ तो आप मुझे भी बता दीजिए, मैं वहाँ से कुछ काम करूँगी, कुछ पैसा मिलेगा जिससे मैं पढ़ाई में और अपने परिवार के खर्च में भी लगाऊंगी, जिससे मेरा परिवार सुसज्जित ढंग से चल सकता है। तो अजय ने कहा कि ठीक है, अगर निकलेगा आप हमारे में जगह तो हम आपको बताएंगे। तीसरे चौथे दिन वो बताया हमको, कहा कि हमारे में काम है, आप कर लीजिए काम। तो बड़ी खुशी हुई सर। और मेरे पास कपड़े 1-2 कपड़े थे। मेरी बहन सामने बैठी है, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि मैं जब उस प्रोजेक्ट उस संस्था में जाऊँ तो बदल के कपड़े जाऊँ। सिर्फ ओनली 1 कपड़ा था। और जब मैं उस संस्था में घुसी तो सारे लोग अच्छे मेंटेनेंस बैठे थे, मेरे पास कपड़ा नहीं। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं जिस कपड़े में हूँ लोग कैसे पर्सनालिटी वाले बैठे हैं, सूट बूट से बैठे हैं। मेरे पास स्लीपर चप्पल थी, 1 कपड़ा था, और जाके मैं एक कोने पे बैठ गई। बैठने के बाद इतना शर्मिंदगी हुई कि बताइए मेरे पास है नहीं, लोग कितना आगे हैं। तो उसमें काम जब करने के लिए किया गया और गई मैं, तो मुझे एक गांव दे दिया गया कि आप बच्चों को, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र चलता है उस तरह छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है 4-6 घंटे। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरा परिवार नहीं चल रहा था पालन पोषण के लिए। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ाऊँगी। मैंने छोटे छोटे बच्चों को एक गांव में बैठा कर और 4 घंटे NFE चलाती थी। चलाने के बाद मुझे महीने में 500 रुपये मिलता था। और जब मैं 500 रुपये पाई, इतना खुश हुई कि घर जाके अपने पिताजी को दिए। मेरे पिताजी बोले कि 500 रुपये आज मेरी बेटी लेके आए। मेरा परिवार इतना खुशहाल हुआ उस दिन 500 रुपये देखकर। उन्होंने कहा चलिए कम से कम, हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी यदि आप पढ़ाई बंद करवा देते तो शायद मैं आज इस लायक नहीं हुई हूँ। भाई के बराबर मैं 500 रुपये लेके आई। भाई दूसरे के यहाँ मतलब शहर में काम करता है, 12 घंटा 14 घंटा, तब इतना भेजते हैं। और आज मैं वहाँ पढ़ाती हूँ बच्चों को, 500 रुपये मिले। जब 500 रुपये मिले तो धीरे धीरे करके मैं कुछ पैसे अर्जित करके अपने कपड़े खरीदे। और मैंने अपनी बहन को, मुझे इतना तमीज़ नहीं था, इतना वो नहीं था कि मैं सर कहीं जाके कपड़े खरीद सकूँ। और 150 का मैं कपड़ा ली तो उसको मैं 10 बार देखी हूँ, 10 बार उसको देखी हूँ। इतना खुशी हो गई कि बताइए मेरे पास ये वाला कपड़ा। और कपड़ा फेरी का, जो गांव में फेरी वाले आते हैं उससे लिया था। उस कपड़े को मैं खुशी होकर 10 बार देखी हूँ। सिलाई वाले जो सिलते हैं वहाँ तक जाके उसको बार बार पन्नी से देखती थी। इतना मेरे अंदर खुशी कि मेरे एक जोड़ी कपड़ा हुआ। उसके बाद मैं पढ़ाई करती रही, बच्चों को पढ़ाती रही। फिर मुझे 3 महीने बाद 3 गांव दे दिए कि आपको एक्टिविस्ट पद पे काम करना है। लगन और मेरी मेहनत को देखते हुए सर ने मुझे 3 गांव दे दिए। 3 गांव में मैं 6 महीने एक्टिविस्ट पद पर काम करती रही। वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन करती रही, वहाँ का सारा रिकॉर्ड
देखती रही। जब मैं पढ़ाई कर रही थी इंटर में, तो जब हम काफ़ी दूर पढ़ाने जाते थे तो मैं साइकिल सीखने लगी, क्योंकि पैदल काफ़ी नामुमकिन था जाना। तो साइकिल से जाने लगे तो लोग बोले कि अब ये हवाई जहाज़ चलाएगी, अपनी बेटी को हवाई जहाज़ से चलाएंगे। फिर भी मैं बोली को उनकी सुनती थी और नकारते हुए आगे अपने पथ को नहीं छोड़ा। जहाँ शिक्षा नहीं थी वहाँ से उभरना सर मेरे लिए बहुत कठिनाई थी, और उस कठिनाई से मैं उस परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इंटर पढ़ लियो बेटी, अब बड़ी हो गई हो, अब तुमको घर में रहना। लोग हमको बोली बोलते, कहते हैं कि इनकी बिटिया अकेले जाती है, इनकी बेटी बाहर जाती है। तो हमने कहा कि पिताजी आप दूसरों की बोली पर मत आइए, हम जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, हमको आगे बढ़ना है। तो कुछ मनचले लोग जब मेरे पिताजी को समझाए और नहीं समझे, मेरे पिताजी ने मुझे रोका, मगर मैं नहीं रुकी, अपने पथ को नहीं छोड़ी। तो कुछ मनचले लोगों ने हमें छेड़खानी के निगाह से देखने लगे कि इस लड़की को जिस दिन छेड़ देंगे उस दिन ये लड़की घर के अंदर हो जाएगी, इसके भाई बाप इसको अंदर कर देंगे, ये इसकी पढ़ाई भी रुक जाएगी, आगे भी नहीं बढ़ेगी। मैं एक दिन ड्यूटी गई और ड्यूटी से वापस आई 4 बजे शाम में, तो वो मनचले लोग, मैं समझ को गई और वो मनचले लोग मुझे छेड़ दिए। 3-4 लड़के थे और दूर दूर खड़े थे। एक लड़का मेरे पास गया और मुझे छेड़खानी करा। तो मैंने सोचा कि कोई आजू बाजू तो मेरे है नहीं, अब क्या करूं। और वो सिंगल लड़का था, तो तब भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उसका बाल थोड़ा बड़ा था, वो आगे का पोर्शन आगे बढ़ा था, तो मैंने उसका बाल पकड़ा। और बाल पकड़ने के बाद उसको ऐसे हाथ से मार के टेउना उसको गिरा दिया। और गिराने के बाद मैंने शोर भी मचाती रही कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो भी दौड़ पड़ेंगे तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाएगा। अगर मैं ये सोच लेती कि वो पुरुष है तो मैं शायद उससे नहीं लड़ पाती। मैंने कहा 2 हाथ पाँव इसके हैं, 2 हाथ पाँव मेरे हैं, तो क्या ये मेरे से बड़ा है, बलवान है। तब मैंने उसी खेत में उसको गिरा कर, और वो बनियान पहने था, तो उसका ये पोर्शन पकड़ के ऐसे मुक्का भी मारती रही, जोर जोर चिल्लाती रही। तो जो आजू बाजू के लोग थे वो भी दौड़ पड़े, बोले कि हिम्मत नहीं हारना, हम हैं तुम्हारे साथ। और जब वो लड़का सोचा कि अब काफ़ी लोग आ जाएंगे, पिटाई हो जाएगी, तो वो झटक के उठा, तो उसकी बनियान मेरे हाथ में रह गई। यहाँ से उसका वो हो गया, फट गया, वो निकल गया। तो हम लोग दौड़ाने के बाद वो ट्यूबवेल था, उसी ट्यूबवेल में घुस के कमरे में अब बंद कर लिया, भीतर से कुंडी लगा लिया। तब तो हमारा जोर नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम दीवार तोड़ नहीं सकते। फिर हमने घर आई वहाँ से, और शाम भी हो गई, वो अंदर घुसा था। तो मैं उसके घर आई, उसके पिता से बोली कि अगर आपने बेटे को दूध पिलाया तो मैदान के सामने लड़ाया करिए, छिप के नहीं लड़ा जाता। भाई मैं समझ गई वो लड़का छिप के लड़ रहा है मेरे से। अगर तुमने बेटा पैदा किया तो मेरे सामने मैदान में लड़ाइए, जिसकी औकात होगी वो जीतेगा। तो उसने कहा क्या हुआ, हमने सारी बात बताई। उसके बाद मेरे पिता ने हमको दबाने लगे कि अरे रहने दीजिए, लड़की हैं आप, शोर हो जाएगा, समाज में लोग बुरा कहेंगे। मैंने कहा कि आज मेरे साथ जब इस तरह का हादसा होता है तो कल जो मन चला है वो और किसी लड़की के साथ करेगा। अगर मैं इतनी सक्षम नहीं होती तो क्या मैं उससे निपट पाती। कोई बेटी होती वो रो के चली जाती, घर के अंदर बैठ जाती। मैंने कहा मुझे बैठना नहीं, इसके विपरीत हमको लड़ाई लड़ना है। तो शाम का वक्त था, मैंने करारी थाना एसओ के यहाँ गई, और ये हमारे सचिव दावा विकास एवं उत्थान समिति के परवेश भाई से मैंने फ़ोन किया, और सारे साथी हमारे जाके थाने में FIR करवाया। तो लड़का का पिता भट्ठे में काम करता था। जो भट्ठा मालिक था वो दबंग किस्म का था। तो लड़के के पिताजी ने उस भट्ठे मालिक को लेके गया और बोला कि कुछ पैसे दे देंगे जिससे मेरा बेटा छूट आएगा। और जिसके पास पैसे होते हैं सर, उसकी काफ़ी बातें होती हैं। तो वो भट्ठे मालिक को लेके गया, भट्ठे मालिक वहाँ थाने में ऐसे पाँव करके बैठ गया। तो हमने कहा ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, मुझे न्याय चाहिए। जो लड़की के साथ हादसा हुआ उस हादसे पर न्याय चाहिए मुझे, मैं ये नहीं चाहती पैसे। तो एसओ साहब ने कहा धैर्य रखिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। तो एसओ साहब उसको रात भर रुकाए अपने थाने में, और दूसरे दिन उसको 1 महीने के जेल की सज़ा दिए। हमने कहा शायद इस तरह अगर मैं आज चुप हो जाती हूँ तो आइंदा सभी लड़कियों के साथ ऐसा होगा, कोई लड़की आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। तो मैं उसके बाद फिर इंटर पढ़ी। इंटर पढ़ने के बाद मुझे दे दिया गया 3 गाँव। मैं वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करती रही, और मेरी सैलरी भी सर देखते रहे मेरे कामयाबी को कि किस तरह मेहनत करती है। और मैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कम से कम 30-35 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला के और गांव में जाती थी डॉक्यूमेंटेशन करने कि कुछ पैसा मिलेगा तो मुझे फिर 4000-5000 रुपये मिले। और मुझे खुशी हुई कि बताइए, कम से कम इतना कभी देखे नहीं हैं।
मिलता है। उसके बाद जब मैं इंटर पढ़ी, इंटर के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अब हमको शादी करना है। तो एक गांव में भ्रांतियां हो जाती कि लड़की जाती है, वो अकेली जाती है, दूर जाती है, कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तो मेरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गया था कि अरे रामपाल की लड़की तो अकेली जाती है। और वो क्योंकि वहाँ शिक्षा की कमी थी, उनकी सोच उतनी ही थी, कुएं का मेढक कुएं में था, क्योंकि संसार देखे नहीं थे कि बेटी आज कहाँ पे हैं, पढ़ लिख कर जहाज चला रही हैं, टीचर हैं, एनम हैं, हर जगह हर पोस्ट में है, एयरफोर्स में है लड़कियाँ। तो जब मेरे पिताजी ने मेरी शादी ढूंढ ले गए तो कहीं जाते थे तो वहाँ लोग जो मेरे कास्ट के लोग थे सभी का रिलेशन रहता था, तो बोलते थे वहाँ जाके लड़के वाले से कि अरे वो लड़की ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं साइकिल से जाती रहती है अकेले दुकेले। तो मेरे पिता जब जाते थे वो शादी ढूंढने तो मायूस होकर लौटते थे, बोले अरे बेटी देखो तुमको कहा था ना कि तुमको अकेले नहीं निकलना है, अब समाज देखो जीने नहीं दे रहा है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ शादी वाले कह देते हैं कि अरे लड़की तुम्हारी घूमती है। तो अब बताइए हम क्या करें। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बेटी अपने पर निर्भर है तो परिवार को चला सकती है, आप मायूस मत होइए, जहाँ मेरी शादी होगी तो होगी, मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगी तो लोग लाइन लगाएंगे। हम कहें कि लड़का वाला आपके पास आएगा बोलने कि आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, कम से कम मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्त तो करने दीजिए ना। समाज का आप सुनेंगे तो मुझे मेरे पाँव में बेड़ी बांध देंगे, मुझे उड़ने नहीं देंगे, मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब आप शादी का सोच रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि आप मेरी शादी करिए, मैं आपसे ये कह रही कि आप मुझे उड़ने तो दीजिए। आपसे खुद लड़के वाले मांगने आएंगे कि आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, तब मेरे माँ बाप को थोड़ा तसल्ली होती थी। जब तसल्ली होती थी तो मैं इंटर करने के बाद बीए में पढ़ाई की और यही दवा विकास एवं उत्थान समिति में काम भी करती थी, उससे पैसा पैदा होता था। तो कुछ पैसे मैं अपने परिवार में लगाती थी और कुछ पैसे मैं अपने पढ़ाई में लगाती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अच्छे से बेहतर बने। तो जब मैं कुछ पैसे पाती थी वो पढ़ाई में बीए किया। बीए के बाद मेरे दूसरे लोग आए मेरे पिताजी के पास सगाई के लिए, बोले आपकी लड़की तो इंटर पढ़ ली, हमारे परिवार में कोई पढ़ा नहीं है, ऐसा करिए कि आप अपनी लड़की की हमारे यहाँ शादी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए पिताजी अब आपका नाम होने लगा, अगर मैं वहीं से बैठ जाती तो मैं सांवली भी हूँ और देखने में कुरूप हूँ, आपको बहुत पैसा भी लगता, और आज मैं काबिलियत हूँ, पढ़ी हूँ, तो देखिए जो रिश्ता वाले आ रहे हैं आपसे कह रहे हैं ना कि कर दीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी बेटी इंटर पढ़ी है, बीए कर रही है। अब देखिए आपका नाम रोशन हो रहा है कि नहीं। तो मेरे पिताजी के अंदर कुछ चेहरा उनका खुशहाल हुआ कि नहीं नहीं आपको आने लगे, रिश्तेदार आने लगे, मांगनी करने लगे। तो मेरी शादी 2009 में कर दिए। तब तक मैं उस क्षेत्र में 30-40 गाँव में महिला के साथ काम करती थी, किशोरियों के साथ करती थी, बच्चों के साथ काम करती थी, महिलाओं को जागरूक करने का काम करती थी, उनके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनकी बेहतर ज़िंदगी को जीने के लिए। जो मैं जिससे शोषित थी, जिस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से उठकर आई थी, उनके बारे में जगाती रही कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बेटी हैं तो क्या हुआ, आगे बढ़ना सोचिए और समाज की भ्रांतियों को तोड़ना है, पुरुष व्यवस्था को तोड़ना है। 2009 में मेरी शादी हुई और जब मैं ससुराल गई तो वहाँ के लोग भी बोलने लगे कि देखो ना उनकी बहू तो बाहर जाती है। और मैंने अपने पति से कहा कि देखिए मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, क्योंकि मैं हमेशा पिंजड़े से उड़ के रही हूँ, आप मुझे पिंजड़े में बांध देंगे, जो तोता उड़ता है उसको अंदर रख दीजिए तो वो उतना आनंद महसूस नहीं कर पाएगा। अब आप मेरे से शादी कर रहे हैं, अब मेरे पैर में जंजीर मत बांधना, अब मुझे उड़ने देना, क्योंकि मैं समाज देखी हूँ, मुझसे अंदर रह नहीं जाएगा। तो बोले ठीक है। और जब रहते रहते 2-3 साल हुए ना, तो मेरे परिवार वाले रिश्तेदार उनका कान भरने लगे कि देखो ना आपकी पत्नी कहाँ जाती है, कितनी देर की लौटती है, कहाँ बैठक में रहती, कहीं मीटिंग में रहती है, कहीं कुछ रहता है, कभी न्यूज़ में इनका नाम आता है, कहीं वीडियो में चल रहा है। तो मेरे आदमी के थोड़ा सोच बदलने लगी, कहें कि नहीं आपको काम नहीं करना। हमने कहा क्यों नहीं काम करना। इस तरह लेकर मेरे घर में ससुराल में कलेश होने लगा। जब कलेश होने लगा तो मुझे 2-4 डंडे मारे और मैं उस गुस्से में मैंने अपने मायके आ गई। तो मेरे हस्बैंड बुलाने गए मुझे, कुछ परिवार को लेके, अपने रिश्तेदारों को। तो मेरे भाई ने कहा देखिए अगर वो काम कर रही है तो उसको काम करने दीजिए। मैंने सोचा कि देखिए जो संघर्ष से मैं जूझ के आई हूँ, जिस परिस्थिति से, जिस गरीबी से, आज मैं काम नहीं करूँगी तो ससुराल में मुझे वही परिस्थिति झेलना पड़ेगा। और मैं कमा रही हूँ, अब काम छोड़ दूँगी तो मेरे यहाँ दाल रोटी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैंने अपने पति की बात ना मान के काम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा काम छोड़ दीजिए। कुछ चंद लोग होते हैं जो मजम्मत लेते रहते हैं कि इनका परिवार अच्छा चल रहा है, और अगर
इनकी बीवी छोड़ देगी काम, पैसे नहीं होंगे तो वो परिस्थिति में फिर आ जाएंगे, मेरे बाल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने उनकी एक भी न मानी और ससुराल चली गई, मायके चली गई। तो जो रिश्तेदार, जो परिवार नातेदार रहे, व्यंग मारते थे मेरे पति के, तो वही साथ बुलाने गए। तो मेरे भाई ने इनको डांट कर भगा दिया कि देखिए अगर काम करेगी मेरी बहन तभी जाएगी। और हमने ये भी रखा रिश्तेदारों के, जो अपने हमारे ससुर थे, सगे संबंधी थे, हमने कहा हमको काम करने देंगे तब मैं ससुराल जाऊंगी। मैं इनको छोड़ सकती हूँ, पति को छोड़ सकती हूँ, आइंदा मैं अपने कार्य को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा सिद्धांत बन चुका है कि जिस संघर्ष से मैं जूझ के आई हूँ, मैं एक एक बेटी को जागरूक करूंगी, उनके हक के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी सारी समस्याओं को लेकर मैं एक एक बेटी को जागरूक करूंगी, कोई बेटी पीछे नहीं रहेगी। तो बोले कि नहीं हम काम नहीं करने देंगे, अगर इनको चलना है तो हमारे साथ चलें, अब काम बंद कर दें तो हमारे साथ चलें। मैंने कहा आप चले जाइए, मैं ससुराल छोड़ दूंगी। और मेरे 3 लड़की हैं, मेरी तीनों लड़कियों को छुड़ा लिए थे उन्होंने कि शायद बच्चों को देख कर ये आएगी। भाई माँ की ममता बहुत बुरी होती है, माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, सबको छोड़ देगी, मगर आधी रोटी में भी आधी रोटी अपने बच्चों को खिलाएगी। मेरे से 3 बेटियों को छीन लिए, तब भी मैंने अपने हृदय को कठोर रखा। और कठोर रखने के बाद मैंने कहा मुझे अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, मेरे बच्चे वहाँ रहेंगे, मैं कुछ जो पैसा पाती हूँ उसकी इकट्ठा रखूँ, मेरे बच्चों के काम आएगा। मैं वहाँ ससुराल नहीं गई, मेरे बच्चे 6 महीने छूटे रहे। मैं बगल होके रो लेती थी, मगर अपने माता पिता के सामने एकदम कठोर बन के बोलती थी कि मेरे माँ बाप को ये न लगे कि मेरी बेटी अपने बच्चे के बिना परेशान। तो मैंने कहा कि माता पिता से कहा कि ऐसा हौसला रखिए, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम करेंगे काम। तो मेरे हस्बैंड ने, जो सगे संबंधी थे ससुर लोग, वो कोर्ट में दायर कर दिए, कोर्ट में दायर किए, मुकदमा दायर किए कि हम अपनी बीवी को बुलाने जाते हैं, हमारी बीवी आती नहीं। तो जब हम काम पे थे, संस्था के प्रोजेक्ट के तहत गए थे काम पे, और जब वापस आए घर तो मेरे मम्मी के पास इतना बड़ा खर्रा लेटर आ गया कोर्ट का। और हमारी मम्मी अनपढ़ थी, वो सुनकर रोने लगी कि बताइए अब कोर्ट चले, लड़ाई करें, कोर्ट कचहरी करें। तो जब हम आए तो मेरी मम्मी मुझसे बताई नहीं, बोली कि आई है सुबह से, खाना वाना खा लेगी तब मैं बताऊंगी। नहीं, अभी खाना भी नहीं खाएगी, सोच उसकी टेंशन। तो खाना जब खा लिया, मैं गांव ही घुसी, तब मुझे लोग बताने लगे कि आपके यहाँ एक लेटर आया है कोर्ट से, आपके पति ने मुकदमा दायर कर दिया। हमने कहा ठीक है, मुकदमा मुझे दायर करना चाहिए, मेरे पति ने दायर किया, ठीक किया भाई, क्योंकि वहाँ से न्याय मिलेगा तो मुझे भी तो न्याय मिल जाएगा उस कोर्ट से। तो हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आया है, मैं जाऊँगी कोर्ट में, उन्होंने बुलावा दिया है कि आप आइए, कोर्ट से आदेश हो जाएगा। मैंने कहा चलिए हम कोर्ट भी चले जाएंगे, न्याय हो जाएगा। भाई परिवार में नहीं हो रहा न्याय तो कोर्ट से हो जाएगा। तो मैं जब घर गई तो मुझे गांव में ही पता चल गया, तो मेरी मम्मी मुझे नहीं बताई, मैंने पूछा भी नहीं उनकी गंभीरता को लेकर। बाद में जब खाना वाना खा लिया तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो एक कागज़ आया है, क्योंकि अनपढ़ थी उसको पता नहीं था। कहीं देखो बिटिया एक कागज़ आया है, ये कौन सा कागज़ है। और लोग उनको बताए थे कि कोर्ट का कागज़ है। तो हमने कहा दिखाओ, पढ़े। पढ़ने के बाद तारीख लगी थी उसमें, हमने अपने बॉस से बताया कि सर मेरी तारीख लगी है, कोर्ट से आदेश वो आया है, कागज़ बुलावा है मेरा कोर्ट में, काम को लेकर कि काम छोड़वा देंगे। तो हमारे बॉस ने कहा जाइए, हम आपको उस दिन की छुट्टी देते हैं। इनकी महानता है, हमको आगे बढ़ाने के लिए छुट्टी भी दिया कि आप सारा काम छोड़ के आपको कोर्ट जाना है। तो मैं कोर्ट गई और मेरे बॉस ने कहा एक को ले लेना। मेरी मम्मी भी घबरा रही थी कि अरे एक को कोई को ले लेना, अकेले नहीं जाना। मैंने कहा कोर्ट है, वहाँ कौन सा तोप चलेगा, न्याय होगा, निर्णय होगा, हम अपना पक्ष रखेंगे, हस्बैंड हमारे अपना पक्ष रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेरी मम्मी अनपढ़ थी, उसको डर लगता था कि उधर से 4-6 लोग आएंगे, कुछ कहें बोले। हमने कहा कोर्ट में कुछ नहीं होता, ऐसा देखा जाएगा जो होगा। फिर हम किसी से कमज़ोर हैं क्या, बेटी हैं तो क्या हुआ, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। तो मैं अकेली ही कोर्ट गई, और कोर्ट में जब गई तो जज साहब बैठे थे, हमने उनको नमस्ते स्वीकार किए जज साहब। अब बोले हाँ क्या बात है। तो हमने कहा, वो कहें कि सर हम इनको बुलाने जा रहे हैं और ये मेरी बीवी आती नहीं मेरे घर। हमने कहा सर आप विदा कर दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी अपने घर। तो जज साहब ने कहा कि क्यों, आपकी बीवी तो जाने के लिए तैयार हैं। तो कहा नहीं सर मैं इस तरह नहीं ले जाऊंगा। बोले जज साहब क्यों कैसे ले जाओगी। कहें ये काम जब छोड़ देंगी तब मैं इनको ले जाऊंगा। तो बोले कहाँ काम कर रही। बोले एक द्वावा विकास एवं उत्थान समिति संस्था है, उसी में काम कर रही हैं। 60-70 गांव जाती हैं, महिलाओं को समझाने का काम करती हैं, किशोरियों को समझाती हैं, बच्चों को समझाती हैं, उनको शिक्षा स्वास्थ्य सब पर मीटिंग्स लेती हैं, बताती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, उनको समझाने का जागरूक करने का काम इनका है। तो बोले आप ये कितना पाती हैं। कहीं 8,000 पाती हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने मुँह से कहा कि ये 8,000 पाती हैं। कहीं आप क्या करते हैं। कहीं मैं तो सिलाई करता हूँ।
तो जज साहब ने कहा कि 8,000, जब 30 तारीख को ये 8,000 पाती हैं, आप इनको 8,000 दिया करिए 30 तारीख को, ये काम छोड़ देंगी। हमने कहा सर बिल्कुल आप हमको आदेश करिए, हम आज जाने के लिए तैयार, मगर 30 को हमको 8,000 चाहिए ज़रूर। और नहीं ये हमसे 8,000 लें, हम 30 को, हर 30 को इनको 8,000 देते हैं, क्योंकि हमारा परिवार अच्छा सुसज्जित ढंग से चले। वहीं से मेरा निर्णय हो गया। जज साहब ने कहा कि बेटी है तो उसके जंजीर बांध रहे हो पाँव में। हमने कहा सर पढ़ लिख कर हम इतना आगे आए, इनको हौसला देना चाहिए, और ये मेरे पाँव में बेड़ी बंद। अगर मुझे आज न्याय नहीं मिला कोर्ट के अंदर तो मैं किसी बेटी को वकील नहीं देखना चाहती, न किसी बेटी को मास्टर बनना देखना चाहती हूँ, न नर्स बनना। कोई बेटी फिर अपने हक के लिए आगे नहीं आएगी, और जो जज बन के इस कुर्सी पर बेटी बैठेगी उसका मैं बहिष्कार करूँगी, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मुझे नहीं न्याय मिलेगा आज कोर्ट में तो किसी बेटी को न्याय नहीं देने दूँगी। तो जज साहब कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, आप भी इंसान हैं, आपको भी उड़ने का मौका है, आपको भी बोलने का मौका है, आप भी कहने का मौका है। तो मैं वहाँ से मेरा निर्णय हो गया। मेरे जो सगी संबंधी थे, जो मेरे हस्बैंड के परिवार वाले थे, वहीं से कोर्ट से मुझे बोले, जज साहब बोले आप इसको ले जाइए, काम करवाने दीजिए। निर्णय हो गया मेरा, और मैं अपने घर गई, और ससम्मान मुझे मेरे ससुराल वाले आए बुलाने, और मैं ससम्मान अपने ससुराल गई, और आज भी काम कर रही हूँ। आज भी मैं द्वा विकास एवं उत्थान समिति में काम कर रही हूँ, और मेरा परिवार भी खुशहाल है। 10-12 हज़ार रुपये पाते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं। आज भी 1261 किशोरियों का डोर टू डोर जाके, एक एक घर जाके जनसंपर्क करके, दरवाजे पर बैठकर कोविड-19 महामारी जैसे भयानक बीमारी से दूरी बनाते हुए मैं एक एक घर को संदेशा दिया कि आप अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए। महिला, किशोरी, बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर, उनके बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, एनीमिया पर, कुपोषण पर, सारे मुद्दों पर मैं 1261 किशोरियों के घर घर जाके मैं उनका जागरूक करने का प्रेरणा देती हूँ। अब मेरी यही सोच है कि हर बेटी मेरे जैसे कामयाब हो और आगे चलने की सोच रखे, आगे बढ़ने की सोच रखे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।